हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधिकपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो सबसे पहले हम थेफ्ट के डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 378 में दिया गया है। इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के पोजेशन से हटाता है, मतलब जिसका पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, बिना उस पर्सन की कंसेंट के, और वो प्रॉपर्टी वहां से हिला दी जाती है, तो वो जो व्यक्ति है वो थेफ्ट कमिट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि जब तक वो प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच्ड है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो चोरी के लिए नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही कै- चोरी के लिए कैपेबल बन जाएगी, जैसे ही उसको अर्थ से सीवियर कर दिया जाए, मतलब अलग कर दिया जाए। वहीं एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि किसी एक्ट के कारण जो है वो मूविंग इफेक्ट हो जाता है, मतलब उसको हिला दिया जा सकता है, तो उस सेवेरेंस के एक्ट के कारण वो थेफ्ट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन थ्री ये कहता है कि एक पर्सन अगर किसी चीज के आसपास के ऑब्स्टिकल को हटाता है, जिसकी वजह से वो चीज हिल नहीं पा रही होती, या फिर उसको सेपरेट कर देता है किसी दूसरी चीज से जिसकी वजह से वो हिल रही होती है। एक्सप्लेनेशन फोर ये कहता है कि अगर एक पर्सन किसी भी तरीके से किसी एनिमल को हिलाने की कोशिश करता है, तो वो उस एनिमल को हिलाता है, या फिर उस वहां के हर चीज को हिलाता है जिसकी वजह से जो मोशन है वो हुआ हो और वो एनिमल हिला हो। एक्सप्लेनेशन फाइव जो कंसेंट मेंशन है डेफिनेशन में, वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होनी चाहिए, और ये दिया जाना चाहिए उस पर्सन के द्वारा जिसके पास वो पोजीशन है, या फिर उस पर्सन के द्वारा जिसके पास वो अथॉरिटी है कि वो अथॉरिटी प्रोवाइड कर सके एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। वहीं सेक्शन 379 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है थेफ्ट के कारण। तो अगर कोई भी व्यक्ति थेफ्ट कॉज करता है, मतलब थेफ्ट कमिट करता है, और तो उस व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है कि 3 साल तक के लिए, या फिर फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। लार्सनी लार्सनी जो है वो एक परमानेंट गेन या लॉस है किसी चीज का, और इसमें परमानेंट गेन और लॉस नेसेसरी होता है। वहीं जो थेफ्ट है उसमें टेम्पररी या परमानेंट दोनों गेन या लॉस सफिशिएंट होता है। अब आते हैं इससे जुड़े कुछ इलिस्ट्रेशन पे। तो मान लीजिए ए ने एक पेड़ काटा जेड के ग्राउंड का, इस इंटेंशन के साथ कि वो ट्री जो है वो जेड के पोजेशन से ले लेगा बिना जेड के कंसेंट के। तो जैसे ही उसने उस पेड़ को काटा और उसको अर्थ से अलग किया, तो उसने वो थेफ्ट कमिट कर दिया। दूसरा इलिस्ट्रेशन है, ए ने कुत्ते को डालने के लिए अपने पॉकेट में कुछ बेट रखे थे, और वो डाला, और जिसकी वजह से उसने जेड के डॉग को इंड्यूस किया उसको फॉलो करने के लिए। और यहाँ ए का इंटेंशन यही था कि वो जेड के पोजेशन से डिसऑनेस्टली उस डॉग को ले सके। तो ए ने थेफ्ट कमिट किया जैसे ही जेड का डॉग उसके पीछे पीछे आने लग गया ए के। तीसरे इलिस्ट्रेशन में देखें तो ए जो है वो एक बुलक को देखता है जिसके ऊपर ट्रेजर रखा होता है। तो वो जो बुलक है उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जा रहा होता है, ताकि वो डिसऑनेस्टली उसके ट्रेजर को ले सके। तो जैसे ही वो उस बुलक को हिलाता है, तो ए ने थेफ्ट कमिट कर दिया होता है उस ट्रेजर के लिए। चौथा इलिस्ट्रेशन की बात करें तो ए जेड का फर्वेंट है, और जेड उस पर ट्रस्ट करता है कि वो जेड के प्लेट का ख्याल रखे। लेकिन वो वहां से भाग जाता है जेड की प्लेट के साथ बिना जेड के कंसेंट के, तो उसने थेफ्ट कमिट किया होता है। ऐसे ही कुछ और इलिस्ट्रेशन है जो आप स्वयं पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अब आते हैं सेक्शन 383 पे, जो कि बात करता है एक्सटॉर्शन की। तो अगर कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली किसी व्यक्ति को इस डर में डालता है कि वो उस व्यक्ति को इंजरी पहुंचा सकता है, और उस पर डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो पर्सन डर के कारण उसको कोई एक प्रॉपर्टी कोई चीज डिलीवर करे उस पर्सन को, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई चीज फाइन या फील की हुई, जिसको एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके, तो वो एक्सटॉर्शन कमिट करता है।
सेक्शन 384 बात करता है पनिशमेंट एक्सटॉर्शन के केस में। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक्सटॉर्शन करता है तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल तक का कारावास या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। इसके इलिस्ट्रेशंस को देखा जाए तो ए जो है वो डिफेमेटरी लेबल पब्लिश करने की बात करता है जेड के अगेंस्ट। अगर जेड उसको पैसे ना दे तो उसकी वजह से जेड जो है वो उसको पैसे दे देता है, तो ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। दूसरे इलिस्ट्रेशन में ए जेड को थ्रेटन करता है कि वो जेड के चाइल्ड को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा जब तक जेड कोई फाइन और डिलीवर नहीं कर दे एक प्रोमिसरी नोट ए को, जिसमें उसमें ये लिखा हो कि जेड कुछ पैसे ए को पे करेगा। जेड जो है वो फाइन और डिलीवर कर देता है वो नोट को। तो ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। अब आते हैं सेक्शन 390 पे जो बात करता है रॉबरी की। तो रॉबरी, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन दोनों हो सकते हैं। तो थेफ्ट कब रॉबरी होता है? एक थेफ्ट रॉबरी तब होता है जब कोई व्यक्ति चोरी करने के वक्त में या जब वो चोरी कर रहा होता है या फिर कोई चोरी की हुई प्रॉपर्टी जब वो ऑब्टेन कर लेता है और वो उसके वजह से वॉलेंटरीली अटेम्प्ट करता है उस पर्सन को डराने की या फिर कोई हर्ट कॉज करने की या उसको मारने की जान से या फिर उसके मन में इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट की फियर डालने की, तो या फिर उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की, तो उस केस में थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाता है। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होता है? तो जब कोई व्यक्ति कुछ पर्सन को डरा के धमका के उसके फियर में डाल के कोई चीज एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, उसको इंस्टेंट डेथ का डर दिखा के या इंस्टेंट हर्ट करने का या फिर कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने का और या फिर किसी और व्यक्ति को रिस्ट्रेन करने का या फिर डराने का, और उसकी फ़ियर की वजह से वो उस पर्सन को वो कोई चीज़ डिलीवर करने के लिए कहता है जिसके लिए उसने उसको एक्सटॉर्ट किया होता है। तब ये रॉबरी एक्सटॉर्शन कहलाती है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऑफेंडर जो है वो उसको तब हाजिर माना जाएगा अगर वो सफिशिएंटली नियर हो उस दूसरे पर्सन के कि उसको इंस्टेंट डेथ का फ़ियर दिखा सके या इंस्टेंट हर्ट कर सके या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर सके। अब आते हैं इससे जुड़े इलिस्ट्रेशन पे। तो मान लीजिए ए होल्ड करता है जेड को और फ्रॉडलेंटली जेड से उसका पैसा और ज्वेलरी ले लेता है और क्लॉथ्स ले लेता है बिना जेड के कंसेंट के। तो यहाँ ए ने थेफ्ट कमिट किया होता है, लेकिन ये थेफ्ट कमिट करने के वक्त अगर उसने कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया होता है जेड को तो वो रॉबरी बन जाएगा। ए दूसरे इलिस्ट्रेशन में ए जो है वो जेड से हाई रोड पे मिलता है और उसको पिस्टल दिखाता है और जेड से उसका पर्स मांगता है। जेड जो है अपना पर्स सरेंडर कर देता है और तो यहाँ जो है ए ने एक्सटॉर्ट किया होता है पर्स उस जेड से उसको इंस्टेंट हर्ट का डर दिखा के, और उसकी वजह से उसने एक्सटॉर्शन किया होता है उस वक्त में प्रेजेंट होके। तो ए ने उस वक्त रॉबरी की होती है। ऐसे ही कुछ अन्य इलिस्ट्रेशंस हैं तो जो आप स्वयं पढ़ के समझने की कोशिश करें। अब आते हैं थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी से रिलेटेड केस लॉज में। तो पहला केस लॉ है प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में राम कुमार राम जो है वो परमिशन ले लेता है अलवर गवर्नमेंट से कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा 24 नवंबर 1945 को। लेकिन राम कुमार राम जो था वो प्यारे लाल भार्गव का फ्रेंड होता है जो कि सुपरिटेंडेंट होता है चीफ इंजीनियर ऑफिस में अलवर के। उस बीच प्यारेलाल भार्गव जो है वो एक फाइल ले आता है सेक्रेटेरिएट से अपने घर पे ताकि वो राम कुमार राम को वो फाइल पहुंचा सके, और कुछ डॉक्यूमेंट को जो है वो सब्स्टिट्यूट करवा देता है और उसको वापस से ऑफिस में रख देता है। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो टेकिंग है वो परमानेंट कैरेक्टर का होना जरूरी नहीं है और जो एक्यूज जो है उसने अपने प्रॉफिट के लिए ये काम किया था, तो टेम्पोररी रिमूवल जो है ऑफिस से वो भी चीफ इंजीनियर के वो भी एक प्राइवेट पर्सन के लिए, तो ये एक थेफ्ट के ऑफेंस में ही आएगा। ओके। दूसरा केस लॉ है जादूनंदन सिंह वर्सेस एम्परर। इस केस में जो नारायण दुसाद और शिवनंदन सिंह थे वो अपने खेत से इंस्पेक्शन करके आ रहे थे और जब वो दो पिटिशनर तो जब उनके सामने आते तो और कुछ लोग तो वो उसको असॉल्ट कर देते हैं।
तो जब पिटिशनर अलख जो है वो भाला से मारता है नारायण के राइट लेग पे, और जो दूसरा पर्सन है वो उसको लाठी से मारते हैं। जदुनंदन और अदर जो लोग होते हैं वो शिवनंदन के साथ फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, असॉल्ट करते हैं। जदुनंदन उसके बाद फोर्सिबली नारायण से थंब इम्प्रेशन ले लेता है एक ब्लैंक पेपर पे, और शिवनंदन से 3 ब्लैंक पेपर पे। मजिस्ट्रेट जो है वो अलग को 324 के अंतर्गत कन्विक्ट मानता है, और कन्विक्शन जो है जदुनंदन का उसको जो है 384 और 323 के अंदर कन्विक्ट माना जाता है। इस केस में हाई कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो फ्रिक्वेंटली जो डिफरेंस है उसमें गिविंग और टेकिंग ऑफ थंब इम्प्रेशन की बात की गई है डिफरेंस के बारे में, और इस केस में जो है डिलीवरी नहीं हुई थी कोई, तो ये एक्सटॉर्शन का केस नहीं बनता है। तो इस केस में केवल टेकिंग इन्वॉल्व था, बट जो टेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट था वो विक्टिम के पोजेशन से नहीं लिया गया था, तो ये थेफ्ट भी नहीं था। तो इस केस में क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के अंतर्गत 352 के सेक्शन के अंतर्गत जो जदुनंदन को था उसको पनिश किया गया। अगला केस है शेखर वर्सेस अरुमघम। इस केस में शेखर जो है उसने बैंक ऑफ मदुरा से एक अशोक लेलैंड लॉरी खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन उसने एक हाइपोथेटिकेशन डीड साइन किया था बैंक के फेवर में, और लॉरी को सिक्योरिटी के रूप में रखा था। तो बैंक जो था वो लॉरी का ओनर था इस वजह से, लेकिन जो पिटिशनर था वो डिफॉल्ट कर गया था इंस्टॉलमेंट पे करने में, और जिसकी वजह से जो बैंक है उसने लॉरी सीज कर ली थी 30 जुलाई 1998 को। इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो रेस्पोंडेंट है वो एम्पावर था लॉरी सीज करने के लिए क्लॉज 14E के अंतर्गत, और ये नहीं माना जा सकता कि रिस्पोंडेंट ने थेफ्ट कमिट किया है, क्योंकि इसमें जो पिटिशनर है वो डिफॉल्ट किया था पेमेंट करने में इंस्टॉलमेंट के, तो बैंक ने इस कारण लॉरी सीज की थी, तो ये एक थेफ्ट नहीं होगा। अगला केस लॉ है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बसवेगौड़ा। इस केस में बसवेगौड़ा जो था वो भाग्यम्मा का हस्बैंड था, और उस वो 10 दिन के शादी के बाद उसको अपनी वाइफ को लेके एक वो बुरुदला बोर फॉरेस्ट में गया, और वहां उसको अपने दोस्त की शादी के बहाने, और वहां उसको थ्रेटन किया मारने के लिए कि और वो अपने गहने दे दे। लेकिन भाग्य अम्मा के पास जब कोई और ऑप्शन नहीं था तो उसने सारी ज्वेलरी दे दी, और जो कि 11,000 के आसपास रुपए की थी, और उसने एक्यूज को ज्वेलरी दे दी एक रैप करके एक हैंड करचिफ में, और उस एक्यूज ने उसको अपने पॉकेट में रख दिया। उसके बाद जो एक्यूज है उसने उसके साथ हाथापाई की बड़े स्टोन से, और उसके बाद भाग्यम्मा ने चिल्लाया, लेकिन इस एक्यूज बार बार असॉल्ट करता रहा अपने हाथ से मुक्के से, और जब उसने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं वो वहां से भाग गया। भाग्यम्मा को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, और जो वो एक्यूज्ड है उस पे सेक्शन 307 और 392 के अंतर्गत उस पे चार्जेस लगाए गए। मेजॉरिटी ऑफ जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए, लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो एक्सटॉर्शन था ऑर्नामेंट्स का वो थ्रेट और सब्सिक्वेंट थ्रेट के कारण हुआ था, और जो उसकी सब्सिक्वेंट रिकवरी थी वो उस एक्यूज के कस्टडी से हुई थी, जिसके कारण उसको क्लियरली लायबल माना गया था एक्सटॉर्शन के लिए। तो जो एक्यूज था उसको सेक्शन 325 और सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन के अंतर्गत पनिश किया गया। तो दोस्तों ये था थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी पे एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें, और अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी कर लें। अगर आपने अभी तक विधिकपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।